वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के क्लास 12 के 7th जो चैप्टर है, 7 नंबर चैप्टर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में जितने भी सारे टर्म्स है वो पढ़ेंगे और इसका जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं 2025 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, उस सारे के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हमारे साथ बने रहिए, पूरे लास्ट तक बने रहिए। अभी मैं कुछ क्या करूंगा कि कुछ थ्योरीज बताऊंगा और थ्योरीज बताने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुल मिला के 6 ग्रुप है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप। लेकिन 13 और 14th ग्रुप जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। बहुत खुश हो गए। ग्रुप 13 और 14 क्लास 11 में ही दिया हुआ है बच्चों, जो कि उसके बारे में स्टडी करना है। और हम लोग यहाँ ग्रुप 15 से स्टार्ट करेंगे, जो कि नाइट्रोजन फैमिली है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं और देखते हैं हम लोग कि ग्रुप 15 का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो द पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर है 7 और ये केमिस्ट्री का 7 नंबर चैप्टर क्लास 12 के लिए। चलिए ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसमें ग्रुप 15 एलिमेंट्स में कौन कौन से मेंबर है वो जान लेते हैं। पहले देखिए, इसमें जो मेंबर है वो है पहला नाइट्रोजन, दूसरा फास्फोरस, तीसरा आर्सेनिक, चौथा एसबी यानी कि एंटीमनी। एंटीमनी के बाद है बच्चों बिस्मथ और सबसे लास्ट है मॉस्कोवियम, एमसी मॉस्कोवियम। तो बच्चों इसमें इसका याद रखने का बहुत सारा ट्रिक है। आपने पढ़ा होगा ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। इसको कहा जाता है बच्चों नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा ट्रिक सब है। नाना, पापा, आंटी सब बीमार, या नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो इसका ये याद रखने का तरीका है बच्चों। ठीक है, तो इसमें ये जो लास्ट वाला एलिमेंट देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। रेडियो एक्टिव क्या सर? इसमें क्या रेडियो बजता है? नहीं बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा रेज का उत्सर्जन होता है। ठीक है, गामा रेडिएशन निकलता है इसमें से। तो ये एलिमेंट है और ये स्टेबल नहीं होता है, बाकी सारे स्टेबल है। ठीक है, इसमें से पहला जो 2 मेंबर है बच्चों, एन और पी यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये होते हैं नॉन मेटल्स। याद रखना है आपको, ये क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, और ये बच्चों, ये जो आर्सेनिक है और एसबी है जिसको एंटीमनी बोलते हो, ये एस और एसबी ये क्या है? दोनों मेटेलाइट्स हैं। मेटेलाइट्स मतलब होता है उप धातु, थोड़ा सा धातु रे, थोड़ा सा धातु रे, उप धातु। ठीक है, और बिस्मथ जो है बच्चों ये क्या है? मेटल है। और मॉस्कोवियम के बारे में मैंने आपको क्या बताया, इसमें एक ही मेटल है बच्चों, कौन सा? बिस्मथ। Bi जो होता है ये यहाँ पे मेटल है। ठीक है, एमसी का मतलब मॉस्कोवियम हो गया यहाँ पे। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अभी अभी मैंने लिखा, सर दोबारा आप लिख रहे हैं, लिखने में मजा आ रहा है। रेडियो एक्टिव बहुत मजा आ रहा है। चलिए, ये इसमें कौन मेटल है, कौन मेटेलाइट्स है, कौन इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, आप समझ गए कौन मेटल है। एक ही मेटल है बच्चों इसमें, बिस्मथ। क्लियर है ये चीज? इसमें सबका नाम दिया गया है। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। अब पढ़ते हैं बच्चों इसका अकुरेंस क्या है, ये कहां मिलता है नाइट्रोजन? N2 गैस। आपको पता होगा वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है या जो गैस है वो N2 है, नाइट्रोजन। ये एटमॉस्फेयर में परसेंटेज बाय वॉल्यूम के हिसाब से 78% है। पूरे एटमॉस्फेयर का 78% सिर्फ क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस बच्चों कहां कहां प्रेजेंट होता है? फास्फोरस प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिविंग सेल्स में, मिल्क में, एग्स में और बोन्स में भी, हड्डियों में भी फास्फोरस पाया जाता है। अच्छा, एएस और एसबी जो होता है बच्चों, ये पाया जाता है सल्फाइड ओर्स में। कहां पाया जाता है? सल्फाइड ओर्स में। इसमें जो आर्सेनिक है और एंटीमनी है ये सल्फाइड ओर्स में पाए जाते हैं, सल्फाइड के अयस्क में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका जेंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों NH2NP3। आइए ये क्या है NH2NP3, इसके बारे में जानते हैं। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है बच्चों 7, होता है ना? 7, ये बचपन में पढ़ा करते थे सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखोगे 1s2 2s2 2p3, 7 हो गया। तो देखो लास्ट में क्या आ रहा है? S2p3। लास्ट वाले पे ध्यान दो, लास्ट वाले और वाइटल पे, S2p3। ठीक है, इसमें आ रहा है 2s2 2p3। यदि मैं इसके अगले मेंबर का यानी कि फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये आएगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ये आ गया। लास्ट में देखो क्या आ रहा है? S2p3। इसमें भी आया S2p3। तो यहां पे आया 2 और यहां पे आया 3। अगला जो मेंबर का लिखोगे तो उसमें आएगा 4s2 4p3 लास्ट में।
ठीक है। तो इसको जनरली कैसे लिखेंगे बच्चों, NH2NP3, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जा चुका है। मैं इसका वेटेज बता देता हूं बच्चों। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं इससे 2025 के या बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, ये 7 से 10 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है इस चैप्टर से। सोच लो, 7 से 10 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इस पे आप काफी ध्यान दे सकते हो और अगर ये आपका चैप्टर ये कंप्लीट है, अच्छे से कंप्लीट है, तो आप 7 से 10 मार्क्स इस ऑब्जेक्टिव में ला सकते हो, ठीक है। पिछले साल आपको यकीन नहीं होगा, 2024 में इससे इस चैप्टर से कुल मिला के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के 17 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था, जो कि बहुत ज्यादा वेटेज है। हालांकि बिहार बोर्ड में पी ब्लॉक दे दिया गया है बिहार बोर्ड के सिलेबस में, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस से बच्चों ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत लंबा पेचीदा चैप्टर है। इसको ध्यान से देखोगे 2024 में कितना नंबर का क्वेश्चन, 17 नंबर का क्वेश्चन। सोचो 70 नंबर का जो थ्योरी पेपर होता है आपका, उसमें 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ये तो बाबा जी वाला क्वेश्चन हो गया। 70 में कितना जोड़े कि 17 हो जाए, आओ की मात्रा जोड़ दो बच्चों, इस पे बिलीव करना है। खैर जो भी जैसा भी है, तो 70 नंबर के थ्योरी पेपर में 17 नंबर का क्वेश्चन 2024 में आया हुआ था, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बारे में। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, याद रखना, NH2NP3। इसमें एक ही मेटल है जो कि कौन सा है, बिस्मथ है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए आगमन होगा दूसरे पेज पे। चलिए आगे हम लोग सेकंड नंबर पेज पे। चलो अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जनरल इसका। देखो, अगर हम लोग ग्रुप 15 में टॉप से बॉटम आते हैं ग्रुप में, तो बच्चों एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। जैसा कि जानते हो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, और एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी, आई का मतलब है आयनाइजेशन एनर्जी, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटम का, उस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करने लगता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बच्चों, किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा ये एटम, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा खींच के एनर्जी दे करके। तो जितना एनर्जी लगता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में आइसोलेटेड गैसियस एटम से, उस एनर्जी को कहा जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है बच्चों नाइट्रोजन, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, नाइट्रोजन, इस ग्रुप में, ग्रुप 15 एलिमेंट्स में। ऐसे आप पूरे पेटी में बात करोगे तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींच के रखता है, अपनी तरफ खींच के, जिससे भी शेयरिंग करेगा उसका इलेक्ट्रॉन ही अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है। चलो बात करते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे इंक्रीज करता है, क्योंकि आप देखे थे अभी ये क्या था, ये नॉन मेटल था, ये दोनों क्या था, नॉन मेटल, ठीक है। और ये दोनों क्या था बच्चों, ये मेटलाइट्स था, यानी कि उपधातु। धीरे धीरे देखो ये मेटल में कन्वर्ट हो रहा है, बिस्मथ क्या बन गया, मेटल बन गया। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हुआ, इंक्रीज किया, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता बढ़ने लगती है। जो इलेक्ट्रॉन दे देता है, डोनेट करता है, वो मेटालिक कैरेक्टर का होता है। चलिए पॉइंट 2 देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे जनरली देखा जाए तो इस पूरे एलिमेंट्स में कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -3, +3 और +5। देखिए नाइट्रोजन का कभी कभी +5 भी जाता है, और मोस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बिस्मथ का, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। तो बिस्मथ का इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है बच्चों कि बिस्मथ का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, तो बिस्मथ का कितना है, +3, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए बच्चों, नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप जानते हो, एलोट्रॉपी, एलोट्रॉप होता है बच्चों, इसको हिंदी में अपर रूपता कहते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, कौन कौन, डायमंड और ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट, ये कार्बन के 2 अपर रूप है, ठीक है। उसी तरह से फास्फोरस जो है ये भी अपर रूपता दिखाता है, व्हाइट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस और रेड फास्फोरस होता है, ठीक है। ये इसका अपर रूप होता है फास्फोरस का। इस तरह से नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे एलोट्रॉपी शो करते हैं, ठीक है। अगर आपको थ्योरी अगर आता है तो इसमें हम आगे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताए हुए हैं, आप स्किप करके, थ्योरी के स्किप करके डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं
लेकिन थ्योरी देखोगे तो बहुत मजा आएगा और इसी थ्योरी से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे आपके। चलिए, एनामॉलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। एनामॉलस मतलब होता है बच्चों अजीबोगरीब, अजीबोगरीब। देखो इस फैमिली नाइट्रोजन फैमिली में भले ही है, नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, सब है। तो एक ग्रुप के एलिमेंट्स का क्या होना चाहिए बच्चों, कैरेक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन इसमें धोखेबाज निकला, ये अजीबोगरीब व्यवहार करता है, ये बहुत बदमाश है। ये क्या क्या देखिए शो करता है नाइट्रोजन का अजीबोगरीब गुण, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो नाइट्रोजन डायटोमिक होता है, N2। N2 आप जानते होंगे, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया बच्चों। और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, ये बहुत ही ज्यादा क्या है, स्टेबल, क्योंकि इसका बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होता है बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है। और ये स्टेबल होता है और ये लेस रिएक्टिव होता है बच्चों। क्या होता है, लेस रिएक्टिव। ये ज्यादातर रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन का यूज किसमें किया जाता है बच्चों, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में। इनर्ट एटमॉस्फेयर, अगर आप चाहते हो ऐसा वायुमंडल बनाना जिसमें, अब वायुमंडल मतलब ये मत समझना बहुत बड़ा वायुमंडल बनना है जैसे पृथ्वी पे। मान लीजिए किसी पॉलीथीन में मुझे एयर नहीं चाहिए, नाइट्रोजन गैस भर दो पूरा, उसमें कुछ फूड मटेरियल्स रखोगे तो वो खराब नहीं होगा, क्योंकि उसको वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देगा। आप देखेंगे कि चिप्स और कुरकुरे जो भी होता है इसके पॉलीथीन में, जिसमें ये पैक रहता है कुरकुरे, उस पॉलीथीन में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट एटमॉस्फेयर बना देता है, मतलब अक्रिय वायुमंडल बना देगा, सक्रिय नहीं, अक्रिय। मतलब N2 किसी को रिएक्ट ही नहीं करने देगा, एयर को रिएक्ट नहीं करने देगा, किससे, फूड मटेरियल से, ठीक है। तो हवा से हटा करके नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि नाइट्रोजन उसको सुरक्षित रखे, तभी तो आप कुरकुरे फाड़ के खा पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में यूज होता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव की वजह क्या है, क्योंकि इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। चलिए, अब एक रीजन और है, ड्यू टू स्मॉल साइज पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड बोथ। नाइट्रोजन ये है कि ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनाता है और ये डायटोमिक क्यों होता है, तो ये दोनों तरह का बॉन्ड बनाता है बच्चों, पाई बॉन्ड भी बनाता है और सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है। और सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू पाई बॉन्ड। इसमें 3 बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चों और दो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। चलिए, N2 इज गैस, अदर आर सॉलिड्स। N2 क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और सब क्या है बच्चों, ये सब फास्फोरस, ये आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब क्या होता है, सॉलिड होता है। सिर्फ N2 गैस है। तो हुआ ना एनामोलस बिहेवियर, है ना। हमारी फैमिली में भी होते हैं कुछ बच्चे बहुत ज्यादा रिजिड निकल जाते हैं, है ना, जिद्दी जिसको बोलते हो, तो वो उसका एनामोलस बिहेवियर हुआ कि और सब बच्चे से ये काफी अलग है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन जो कि मुखिया है, ये खुद एनामोलस बिहेवियर करता है। इट फॉर्म्स सेवरल ऑक्साइड्स, ये बहुत तरह का ऑक्साइड बनाता है बच्चों, बहुत तरह का ऑक्साइड। N2O भी बनाता है, NO भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है, बहुत तरह के ऑक्साइड्स ये बनाते हैं, जिसमें हम लोग N2O को, नाइट्रस ऑक्साइड को बच्चों हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं, हंसने वाला गैस, ठीक है। चलिए आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। अच्छा, एक्सेप्ट NF3 द हैलाइड्स ऑफ द नाइट्रोजन इज अनस्टेबल। सिर्फ NF3 बच्चों क्या होता है, स्टेबल होता है, बाकी हैलाइड अनस्टेबल होता है। जैसे आप बात करें NCl3 की, है ना, NBr3 की, Ni3 की, ये बात करें तो ये होता है बच्चों, ये क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन से ज्यादा होता है, और सबका, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इस सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसलिए इसके बीच का बॉन्ड बहुत बढ़िया होता है और ये ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा, और भी नाइट्रोजन का जो हैलाइड होगा वो थोड़ा सा, द हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज अनस्टेबल, इसको छोड़ करके बाकी अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। इट्स हाइड्राइड्स आर स्टेबल, इसका जो हाइड्राइड होगा दैट इज NH3 जो होगा ये स्टेबल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे कैसे देखिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है पेज नंबर 3। इट डजंट फॉर्म सल्फाइड्स, ये क्या करता है, सल्फाइड नहीं बनाता है, ठीक है, नाइट्रोजन सल्फाइड नहीं बनाएगा। इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नाइट्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। आपने देखा होगा जैसे NH3 में क्या होता है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है NH3, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आप 11th क्लास 11th में पढ़े होंगे। और इट कैन ओनली फॉर्म ट्राइहेलाइड्स, ये भी समझ लो, ट्राइहेलाइड्स का मतलब होता है बच्चों NX3, नाइट्रोजन का
हेलोजन ग्रुप के साथ रिएक्शन। हेलोजन में कौन कौन आता है बच्चों, पता होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन को छोड़ दो, फ्लोरीन को, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के पकड़ो। हालांकि NF3 स्टेबल होता है बच्चों, ठीक है। जैसे मान लो हम NCl3 बनेगा, ठीक है, लेकिन NCl5 नहीं बनेगा, ये ट्राइहेलाइड हुआ। पेंटाहेलाइड ये नहीं बनाता है। पेंटाहेलाइड नहीं बनाने का रीजन है बच्चों कि नाइट्रोजन में जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो नहीं होते, डी ऑर्बिटल नहीं होते, ये एब्सेंट रहता है। इसी एब्सेंट के कारण ये NCl5 नहीं बना पाता है, ये NCl3 ही बना पाता है, ठीक है। जबकि फास्फोरस जो है वो PCl3 भी बनाता है, आपको पता होगा, और फास्फोरस पेंटाहेलाइड भी बनाता है, यानी कि पेंटाक्लोराइड, और ये ट्राइक्लोराइड बनाता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है बच्चों इसमें। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग ग्रुप 15 के सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन क्या है, देखिए सब हाइड्राइड बनाता है, NH3 भी, PS फास्फोरस भी बनाएगा, PS3, ASH3, SbS3, BH3, ठीक है। इधर की तरफ जाओगे बच्चों, इधर की तरफ, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। देखो अमोनिया और PS3 में बोलेगा फॉस्फिन गैस होता है, PS3 बच्चों, फॉस्फिन गैस PS3 होता है, एकदम सड़ी हुई मछली की तरह गंध होता है, रॉटन फिश की ऐसा गंध होता है, आप सुन नहीं पाओगे इसको, इतना खराब गंध होता है, ठीक है, भाग जाओगे यहां से। तो NH3 और PS3 में बच्चों, NH3 पानी में घुल जाता है क्योंकि NH3 बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्या बनाएगा, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, जिससे ये थोड़ा बहुत सॉल्युबल होता है NH3 पानी में, यानी अमोनिया गैस। लेकिन ये सब सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, ये सब कम घुलेगा पानी में, ठीक है। ये सब सॉल्युबिलिटी धीरे, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसका, NH3 का, सबसे कम किसका, BH3 का, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज किया। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, सबसे जल्दी रिड्यूस कौन होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस का मतलब होता है रिड्यूस होना। रिड्यूस होना मतलब हाइड्रोजन छोड़ना, हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाता है, हाइड्रोजन का अलग होना रिडक्शन कहलाता है, और हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, और हाइड्रोजन का अलग होना बच्चों, सॉरी, हाइड्रोजन का अलग होना कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसमें होगा बच्चों, रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा BH3 में, और सबसे कम होगा NH3 में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट जनरली। बेसिसिटी की बात करें तो धीरे धीरे बेसिसिटी क्या होता है बच्चों, एसिड है, इसका बेसिसिटी डिक्रीज करने लगता है। NH3 तो बेस की तरह काम करता है, NH3 क्या है, बेस है, बेस है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है और लोन पेयर डोनेट कर सकता है। और सबसे ज्यादा ये समझना, BiS3 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। BiS3 क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं बच्चों जो दूसरे को रिड्यूस कर दे, दूसरे को क्या करते हैं, रिड्यूस करते। ये BiS3 क्या करता है, तुरंत हाइड्रोजन दूसरे को दे देता है, तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, लेकिन दूसरे के लिए क्या बन जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। और बच्चों ये याद रखना है आपको कि BiS3 इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये कई बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में। चलिए आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। सेकंड नंबर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ये जो एलिमेंट्स है जितने, ये ऑक्सीजन के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो E2O3 जो बच्चों मैंने लिखा है यहाँ पे, तो E का मतलब हो गया इसी ग्रुप का एलिमेंट, नाइट्रोजन फैमिली का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये दोनों तरह का कंपाउंड बनाता है, E2O3 भी और E2O5 भी। कहने का मतलब N2O3 भी बनेगा और N2O5 बनेगा, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बनेगा, या डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड भी बना सकता है। द ऑक्साइड्स ऑफ टाइप E2O3, E2O3 का टाइप क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ E2O3 का, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक। E2O3 का मतलब हो गया N2O3, ठीक है। नाइट्रोजन का ऑक्साइड और फास्फोरस का जो E2O3 ऑक्साइड होता है वो, जैसे P2O3 फास्फोरस का ऑक्साइड, ये बच्चों इसका नेचर होता है एसिडिक, ध्यान में रखना, ठीक है। आर्सेनिक जो होता है और एंटीमनी जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है। आर्सेनिक जो हुआ बच्चों, आर्सेनिक यानी कि AS, ये AsO2 भी बनाता है, और बिस्मथ एंटीमनी यानी कि Sb2O3 भी बनाता है। ये जो E2O3 कंपाउंड बोल रहे हैं बच्चों, तो E2 का मतलब, E का मतलब यहाँ पे कोई भी आ सकता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑस्मियम, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। E2O3 जो कंपाउंड होता है ये होता है बच्चों एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब, एम्फोटेरिक सर, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों,
जिसका बिहेवियर एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, उसको कहा जाता है एम्फोटेरिक। जैसे बच्चों वाटर अगर एसिड के साथ मिलेगा तो बेस का काम करेगा और बेस के साथ मिलेगा तो एसिड का काम करेगा, तो H2O भी हो गया एम्फोटेरिक। तो ये जो इस ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं। बिस्मथ क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है, बिस्मथ कैसा होता है? बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे 4 नंबर पेज में, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। हैलोजन की तरफ जो रिएक्टिविटी होता है, मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं हैलोजन के साथ, ये बनाते हैं क्या क्या? EX3 भी बनाते हैं, EX5। ई का मतलब जैसा कि हमने कहा था, याद करो, ई का मतलब नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट्स, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसमें से बच्चों नाइट्रोजन जो होता है वो सिर्फ EX3 बनाता है। अभी मैंने कहा था आपको NCl3 बनता है, NCl5 नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होते बच्चों, जबकि फास्फोरस जो है ये PCl5 भी बनाता है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, यही बात बोल रहा है, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है, NCl5 नहीं बनाएगा बल्कि NCl3 बनाएगा। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। तो इंतजार की घड़ी हुई खत्म और यहां से शुरू होता है बच्चों हम लोगों का ऑब्जेक्टिव सीरीज। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। और बच्चों इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस बनता है बिहार बोर्ड में, इसीलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कितने परसेंट है? कितने परसेंट है? मैंने बताया था ना 78%, मैंने बोला था ना 78%। देखो जरा, ये 78%। चलिए इतना इजी क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। इसमें से मेटल कौन है बच्चों? इस दोनों में से देखो, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये है आर्सेनिक। ये दोनों बच्चों क्या है? नॉन मेटल। ये क्या है? मेटेलाइट। और बिस्मथ क्या था? मेटल था। बिस्मथ क्या था? मेटल था, याद करो। जेंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स एज। तो जेंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों इस ग्रुप 15 एलिमेंट्स का क्या होता है? अभी मैंने बताया था, किसी भी एक का लिख लेना। जैसे आपको मान लो याद नहीं है तो इसका जेंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे किसी एक का लिख लो। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन 1s2, 7 होता है ना परमाणु संख्या, 1s2, 2s2, 2p3। देखो लास्ट में क्या रहा है? S2p3 और दोनों सेम आ रहा है N। तो देखो उसी के नीचे मैंने लिख दिया S2p3 किसमें है बच्चों? इसमें देखो, इसमें S2p2 है, इसमें S2p4 है, तो S2p3 ये NS2 NP3 ये हो जाएगा जेंडर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Which of the halides of nitrogen is stable? याद करो, मैंने बताया था कौन से हेलाइड स्टेबल होते हैं नाइट्रोजन का। तो क्या बताया था मैंने? NF3 के अलावा सारा अनस्टेबल होता है। NF3 के अलावा क्या होता है? सब अनस्टेबल होता है। हेलाइड्स का मतलब समझे बच्चों? हेलाइड का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हेलोजन ग्रुप का जो भी एलिमेंट्स है। नाइट्रोजन हेलोजन ग्रुप के साथ ट्राई हेलाइड बनाता है, NCl3, NBr3, Ni3, जिसमें से एक ही स्टेबल है कौन? NF3। चलिए, which of the following can form hydrogen bonding? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना सकता है बच्चों? मैंने क्या कहा था? नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 3 ही बनाता है एलिमेंट्स बच्चों, याद रखने का तरीका है फोन। वो फोन नहीं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों ही सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, 3 एलिमेंट, बाकी कोई नहीं। क्या समझा? फोन करोगे? बिल्कुल करेंगे सर, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगर आप चाहते हैं कि ये स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, इसका आंसर इसी में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं? द एलिमेंट विच डजंट फॉर्म सल्फाइड इज। इसमें सल्फाइड कौन नहीं बनाता है? सल्फाइड कौन नहीं बनाएगा बच्चों? सल्फाइड नाइट्रोजन नहीं बनाएगा। सल्फाइड नाइट्रोजन नहीं बनाएगा बच्चों, क्या है? वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन सल्फाइड नहीं बनाता है, इन मोनस बिहेवियर है, याद करो। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अभी मैंने आपको बताया था, याद कीजिए खुद से, मन में सोचो, मैं टिक करने वाला हूं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे तो हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। BiS3 याद करो बच्चों, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इस चारों में से कौन होगा? BiS3। Which one is amphoteric? बच्चों एम्फोटेरिक इसमें से कौन सा है? याद करो E2O3 में
E2O3 ऑक्साइड जो बनता है, E मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, जो कि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। E के बदले कुछ भी हो सकते हैं। अब E के बदले यदि N2O3 रख दे, E के बदले N, E के बदले P रख दो, P2O3, ये दोनों बच्चों मैंने बताया था ये कैसा कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर का है। अगला जो ऑस्मियम है H2O3, ये एम्फोटेरिक होता है। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या मैंने बताया था, एम्फोटेरिक मतलब दोनों कैरेक्टर हो, एसिडिक भी हो और बेसिक भी हो, इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक, यानी H2O3 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, द एलिमेंट विच डजंट शो एलोट्रॉपिज, जो एलोट्रॉप नहीं शो करता है, यानी एलोट्रॉप जिसके नहीं होते हैं बच्चों, इसमें मैंने बताया था आपको, एलोट्रॉप माने अपर रूप, जैसे कार्बन के दो अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट, उसी तरह से नाइट्रोजन के कोई अपर रूप नहीं है। मैंने बताया था आपको, नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सारे के पास एलोट्रॉप्स होता है, इसमें नाइट्रोजन का एलोट्रॉप्स नहीं होगा बच्चों। क्लियर है ये चीज? क्लियर है। अब पढ़ते हैं बच्चों ग्रुप 15 एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स के बारे में, कुछ कंपाउंड्स, कुछ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलिए पहला जो पॉइंट है बच्चों वो देख सकते हो आप, पहला पॉइंट है डाइनाइट्रोजन। अब ये कैसे बनता है, कैसे बनता है थोड़ा बहुत याद रखना, बस थोड़ा बहुत, क्या अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करा दोगे सोडियम नाइट्राइट से, तो यहां बनता है बच्चों N2। क्या बनता है? N2। अच्छा, अमोनियम डाइक्रोमेट यानी कि NH4 2 Cr2O7 को हिट करोगे, इसको हिट करोगे तो ये कंपाउंड बनता है बच्चों N2, यानी नाइट्रोजन गैस बनता है। ठीक है, उसके बाद देखो BaN3 BaN3 क्या है? बेरियम एजाइड है। ये क्या है? N3, इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो N3 है, N3 ये BO पे 2+ होगा और इस पे -1, यानी N3 माइनस जो होता है बच्चों, ये जो है ये इसको एजाइड आयन कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एजाइड आयन। ये आप याद रखो, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया है। ठीक है, इसको एजाइड आयन बोलते हैं। तो Ba पर क्या होगा, यहां ध्यान देना आप, इसको बोलते हैं बेरियम एजाइड। बेरियम एजाइड जब टूटता है तो नाइट्रोजन बनता है और बेरियम अलग हो जाएगा। उसी तरह से NaN3 इसमें इसको कहा जाता है सोडियम एजाइड, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम एजाइड। ठीक है, तो सोडियम एजाइड भी ब्रेक होगा बच्चों, तो क्या बनाएगा? सोडियम एजाइड। क्या बनाएगा? Na+3N2 बनाएगा। ये इतने मेथड है नाइट्रोजन गैस बनाने के, ये हम लोगों ने देखा अच्छी तरह देखा। प्रॉपर्टीज ऑफ N2, डाइनाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? इसमें कलर होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डर भी, सुगंध भी नहीं होगा, टेस्टलेस, स्वाद भी नहीं होगा, और नॉन टॉक्सिक। नॉन टॉक्सिक का मतलब होता है ये जहरीला नहीं होता है, टॉक्सिक का मतलब जहरीला होता है। ठीक है, नॉन टॉक्सिक, ये जहरीला नहीं है, इसीलिए तो चिप्स के पैकेट में भर भर के नाइट्रोजन गैस दिया जाता है और इसको कुरकुरो खाते हो। चलो, N14 और N15 और आइसोटोप्स। नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है। आइसोटोप क्या होता है बच्चों? आइसोटोप क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, इसको कहा जाता है आइसोटोप्स। ठीक है, देखो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 ही होता है, लेकिन इसका मास नंबर 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, इसलिए नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, N14 और N15। इसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों लो होता है, कम होता है। ठीक है, इनर्ट एट रूम टेम्परेचर, आपको मैंने बताया था N2 किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव होता है और इसको इनर्ट बोल सकते हो किस पे? रूम टेम्परेचर पे ये सिर्फ इनर्ट रहता है, यानी कि अक्रिय गैस की तरह बिहेव करता है। अगर N2 का रिएक्शन लिथियम से करवा दिया जाए धातु के साथ तो नाइट्राइट बनाता है, लिथियम नाइट्राइट। Mg का मतलब मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसका नाइट्राइट बना देता है, Mg के साथ रिएक्शन कराओगे तो Mg3N2 बना देता है। ठीक है, और इसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराओगे N2+H2 तो अमोनिया बनता है। और ये अमोनिया बनाने का प्रोसेस भी है बच्चों, हैबर प्रोसेस, याद करो, पढ़ा होगा तो। N2 और H2 को रिएक्ट करवाते हैं कौन कौन? Fe रहता है इसमें कैटलिस्ट की तरह, और मॉलिब्डेनम रहता है इसमें MO, ये इसमें रहता है, ये प्रमोटर की तरह रहता है। तो यहाँ क्या बनता है बच्चों? NH3 बनता है। ठीक है, प्रेशर हाई रहता है और लो टेम्परेचर रहता है, ये हैबर प्रोसेस है, आगे मैं बताऊंगा इस पे। और N2 और O2 ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है बच्चों, N2+O2 NO बनाता है। अच्छा, यूज क्या है N2 का? N2 का यूज NH3 प्रिपेयर करने में, अभी मैंने देखा अमोनिया गैस बनाने में इसका यूज किया जाता है, अमोनिया गैस बनाने में डाइनाइट्रोजन गैस का यूज होता है। टू फॉर्म इनर्ट एटमॉस्फेयर, अभी बताया था मैंने इससे पहले भी, नाइट्रोजन गैस को इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने में यूज किया जाता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या है? मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें किसी चीज का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, किसी चीज का रिएक्शन नहीं होगा, जैसे चिप्स के पैकेट में
या कोई भी फूड मटेरियल के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो फूड उसके अंदर का खराब नहीं हो, फूड मटेरियल उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो या किसी चीज से रिएक्ट नहीं करे। लिक्विड नाइट्रोजन को रेफ्रिजरेंट की तरफ भी यूज किया जाता है, यानी ठंडा होने के लिए, मतलब किसी चीज को ठंडा करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखो जरा। विच गैस इज यूज टू फॉर्म इनर्ट एटमॉस्फेयर? इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए किस गैस का यूज होता है? यानी सीधा समझना, इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब नहीं याद रहे तो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस रहता है? ये कौन सा गैस रहता है बच्चों? नाइट्रोजन गैस। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सोडियम एजाइड। सोडियम एजाइड क्या है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था सोडियम एजाइड NaN3(2). NaN3(2), इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम एजाइड, यानी कि इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड गिव्स। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, यही सोडियम एजाइड का अगर हीट किया जाए इसको, थर्मल माने हीट है, डिकम्पोजिशन माने टूटना। ये टूट के क्या बनाता है बच्चों? Na बनाता है और N2 बनाता है। यहां पे अगर इसको बैलेंस किया जाए तो यहाँ 3 लगा दो, सारा चीज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा गैस दे रहा है? देखिए N2 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों अमोनिया। पॉइंट नंबर 5, अमोनिया के बारे में पढ़ना है। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? इसका ज्योमेट्री होता है नाइट्रोजन के साथ 3 बॉन्ड रहेगा हाइड्रोजन का, और एक लोन पेयर इसमें होता है। नाइट्रोजन के बाहर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर हो गया बच्चों, यानी ज्योमेट्री हो गया इसका बच्चों, ये कैसा हो गया? टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये ज्योमेट्री होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला याद करो, Z बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? जितने सिंगल बॉन्ड है सब क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, यानी 3 है। लोन पेयर कितने हैं? 1, यानी 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा? sp3। ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। अच्छा, इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? हैबर प्रोसेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें जो पॉइंट्स मैं बोलूंगा वो आपको याद रखना है, उससे आपका ऑब्जेक्टिव्स बनेगा। तो भाई ये सबसे पहले तो याद रखना है कि ये कौन से प्रोसेस से बनाया जाता है अमोनिया। बच्चों प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। क्या नाम है? हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, N2 और H2 गैस को मिलाओगे, N2 और H2 को मिलाओगे, यानी नाइट्रोजन का रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन से, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके NH3 बनाएगा, फिर NH3 से ये फिर बन जाता है N2H2। लेकिन मुझे क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए। मुझे क्या चाहिए? अमोनिया चाहिए। बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन में यहां यूज होता है लीच-टैलियस प्रिंसिपल, जो क्लास 11 में पढ़े होंगे, कि ये बताता है, ये प्रिंसिपल बताता है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अमोनिया कैसे मिलेगा। इसके लिए फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होना चाहिए, और फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए बच्चों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ये फेवरेबल कंडीशन है अमोनिया बनाने का। ज्यादा से ज्यादा अमोनिया अगर आप बनाना चाहते हैं तो हाई प्रेशर रखिए रिएक्शन में यहां इधर, और लो टेम्परेचर पे ये बनाया जाता है। फेवरेबल कंडीशन है, ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनेगा। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ उतना ही लिखा है बच्चों। देखो जरा, Fe यूज होता है कैटलिस्ट के तौर पे। इसमें Fe यूज होगा कैटलिस्ट के तौर पे, और MO मॉलिब्डेनम प्रोमोटर के तौर पे यूज होता है। प्रमोटर के तौर पे, प्रमोटर का काम होता है कैटलिस्ट के एक्टिविटी को बढ़ा देना, कैटलिस्ट के एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। ये काम होता है प्रमोटर का। एक पॉइजन होता है बच्चों जो एक्टिविटी कैटलिस्ट का घटा देता है। चलो क्या क्या याद रखोगे? सबसे पहले NH3 हैबर प्रोसेस से बनता है अमोनिया। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट के तौर पर आयरन रहता है, प्रमोटर के तौर पर मॉलिब्डेनम रहता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन यानी ज्यादा से ज्यादा अमोनिया कैसे प्राप्त होगा? तो प्रेशर हाई होना चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। टेम्परेचर लो होना चाहिए। अब NH3 का यूज क्या है? रेफ्रिजरेशन में यूज है, ठंडा करने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SnO3, नाइट्रिक एसिड बनाने में, फर्टिलाइजर में भी यूज होता है बच्चों, खाद बनाने में अमोनिया का यूज होता है, और रिएजेंट के तौर पे भी अमोनिया का यूज किया जाता है केमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 6 देखिए बच्चों, फिर कुछ थ्योरी है बच्चों, देख लो। ठीक है, और ये थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब इसमें जितना भी है सबसे क्वेश्चन आया हुआ है।
अब इसमें क्या याद रखना है क्या नहीं याद रखना है, बात को समझो, बात को समझो। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप जानते होंगे। यहां पे कुछ ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन N2O भी बनाता है, NO भी बनाता है, N2O3 भी बनाता है, NO2 भी बनाता है, N2O4 भी बनाता है, N2O5 भी बनाता है। अगर नहीं सुना ढंग से तो देख लो, ठीक है। N2O में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। याद करो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो। ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो जाएगा, -2। नहीं पता इसका नाइट्रोजन का तो क्या मान लेंगे, x, और x को कितना से गुना कर देंगे, 2 से। -2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। x का वैल्यू क्या रहा है, +1, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। उसी तरह आप निकाल सकते हो NO का। NO का तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, नाइट्रोजन का +2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें +2 है ऑक्सीडेशन स्टेट। N2O3 में देख लो बच्चों, N2O3 O का होता है -2, तो -2 कितनी बार होगा, 3 बार। नाइट्रोजन का नहीं पता, x मान लेते हैं, तो 2 नाइट्रोजन का 2x होगा, बराबर क्या लिखते हो, 0 लिखते हो। x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, +3। उसी तरह से NO2 में भी निकाल सकते हो, +4 आता है, N2O4 में +5 और N2O5 में +5 आता है। अब इसमें याद रखने वाला चीज कौन सा है, ये चीज आप ध्यान रखिए। इसमें कौन कौन कलरलेस है, देखो बच्चों, इस दोनों को छोड़ करके, किसको, NO और N2O3 को छोड़ करके, ठीक है, सारे, ओहो ये क्या मैंने कर दिया, ये क्या सर। 3 और 4 नंबर देखो बच्चों, 3 और 4 नंबर, ये वाला देखो, एक का कलर है ब्लू, दूसरे का कलर है ब्राउन, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, 3 का कलर है ब्लू। देखो 3 है ना ऐसा लिखा हुआ, इसमें ऐसे कर दोगे तो B हो जाएगा, और ये ब्लू कलर का होता है N2O3, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकले, ब्लू, और ये होता है बच्चों सॉलिड, ठीक है। और NO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, इसका कलर होता है ब्राउन। दोनों तो B है, B है। 4 में आता है ब्राउन, 4 में क्या आता है, ब्राउन, याद रखिएगा NO2। और 3 में 3 को ऐसे B बना दोगे तो B से ब्लू हो जाएगा, ब्लू नहीं बोलते हैं, ब्राउन, ठीक है। तो 4 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट NO2 तो ब्राउन, और 3 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो ब्लू। अब बोलेगे सर इसमें भी तो है, तो बच्चे जिसमें ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो सबका कलर नहीं होगा, ये कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। और इसमें एक चीज और याद रखने वाली चीज, ये लाफिंग होगा बच्चों, ये लाफिंग गैस सुन लिया तो खूब हंसेगा ऐसे, लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस कौन सा होता है, लाफिंग गैस होता है N2O, और N2O को बच्चों कहा जाता है, नाम भी याद रखना है आपको, N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। एक्चुअली में नाइट्रस ऑक्साइड को ही कहा जाता है बच्चों लाफिंग गैस, हंसने वाला गैस। अगर सुन लोगे तो हंसते हंसते जान दे दोगे, ठीक है। तो N2O क्या है, लाफिंग गैस है, और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, +1। याद रखो, +3 वाला ब्लू, इसको मार दो, +4 ब्राउन, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये भी वही चीज है, ठीक है, इसी को इसमें लिखा गया है, कलर और स्टेट के साथ लिखा गया है, ये भी सेम चीज है बच्चों, देख लो N2O +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम चीज है। चले आइए मिलके, इसमें हो गया N2O3 और NO2। चलो अगला देखो, नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है बच्चों। देखो नाइट्रिक एसिड में का प्रिपरेशन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से होता है। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला भी पूछा है नाइट्रिक एसिड का, ध्यान में रखना, HNO3 नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है। और इसको प्रिपेयर करने के लिए बच्चों ऑस्टवाल्ड प्रोसेस यूज किया जाता है। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है, एक बार ध्यान से देख ले, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है ये देखो। सबसे पहले अमोनिया का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, ये बनाता है NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये H2O बनता है। अब ये NO का रिएक्शन कराते हैं O2 से, तो बनता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 का फिर H2O के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां बनता है HNO3। ये मैंने शॉर्ट में बोला है, अभी और भी डिटेल्स है। इसमें सबसे पहला चीज याद रखना है कि नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे होता है, ये होता है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। इसमें पीटी जो है बच्चों, पीटी प्लैटिनम, वो पीटी नहीं, ये वाला नहीं, प्लैटिनम जो होता है बच्चों, ये इसमें कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया जाता है। और ये भी क्वेश्चन कई बार आता है कि
नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए जो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस यूज करते हैं उसमें कैटलिस्ट के तौर पर क्या लिया जाता है? कैटलिस्ट के तौर पर प्लैटिनम लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखो। अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय, अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए बच्चों हैबर प्रोसेस यूज करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, नाइट्रिक एसिड को देख लो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से, अभी तो देख रहे हो, एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, याद रखना है नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन होता है बच्चों ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। अब जैसे मैं सोचता हूं वैसे तुम लोग भी सोचना, देखो कैसे। N2O, N2O में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका हो जाएगा 2x और -2 बराबर 0, x बराबर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। N2 हो गया नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हो, ये नहीं होगा। NO इसका -2 इसका +2, ये भी नहीं हुआ। N2O3 देख लो बच्चों, N2O3, N2O3 में इसका हो जाएगा +3, इसका हो जाएगा -2, इसका हो जाएगा -2, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, ये क्या होता है? कलर। इसमें देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो जाता है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों इसमें N2O3 जो हो जाएगा ये कलर्ड हो जाएगा। Which of the following compound is ब्रॉन, ब्रॉन कौन सा है? तो ब्रॉन के लिए याद करो ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का कितना चाहिए? फर मतलब ब्रन, ब्रॉन हो जाएगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें होगा ये ध्यान रखो, इसमें -2 होगा, इसका +1 हो जाएगा, इसका -2 इसका +2 हो जाएगा, इसका -2 और इसमें +4 NO2 मिल गया, +4 जो होगा उसका ब्रॉन होगा। 3 और 4 याद रखना, 3 और 4, 3 ब्रॉन 4 सॉरी 3 ब्लू और 4 ब्रॉन। लाफिंग गैसेस, लाफिंग गैस याद करो, लाफिंग गैस, लाफिंग गैस बच्चों ये होता है N2O जिसको बोलते हो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ये होता है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, द फेवरेबल कंडीशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। चलो 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 इसको गेस करो जरा, अमोनिया बनाने के लिए जो हैबर प्रोसेस यूज किया जाता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अमोनिया कैसे बनेगा, इसके लिए क्या चाहिए याद करो, प्रेशर हाई चाहिए। ये पहला है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, नहीं हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर चाहिए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, द प्रमोटर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में जो प्रमोटर यूज होता है वो कौन सा होता है? हैबर प्रोसेस में प्रमोटर कौन यूज होता है? तो देखो Fe तो बच्चों कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, और कैटलिस्ट का जो एक्टिविटी बढ़ा दे वो कौन सा था? मॉलिब्डेनम यानी MO, ये ऑप्शन हो जाएगा। Which of the following is used to prepare nitric acid by Ostwald process? Ostwald process में HNO3 बनाने के लिए किसका यूज होता है? तो भाई बच्चों ये जानते ही हो कि नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए हम लोग अमोनिया का यूज करते हैं, और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो कौन सा है, कौन सा है NH3? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है बच्चों। द ब्लू कलर सॉलिड इज, द ब्लू कलर सॉलिड इज, ब्लू कौन था? आज ब्लू है पानी, पानी जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो, क्योंकि यही बनता है B और B से हो जाता है ब्लू, तो नाइट्रोजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है ये देखना होगा। इसमें तो -2 इसमें +2, इसमें -2 तो इसमें +4, ये नहीं होगा ब्रॉन हो जाएगा, इसमें -2 इसका हो जाएगा +3। ठीक है, तो N2O3 जो बच्चों होता है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ये हो जाएगा ब्लू कलर का। हम लोग तो ऑक्सीडेशन स्टेट से याद रखते हैं, आपको जैसे याद रखना है रखो, रखो कलर रट लो, रट लो रे। सुन हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर। चलिए पॉइंट नंबर 8, सुन मेरे हम सफर स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, अभी सिर्फ हम सफर आपका एनसीईआरटी बुक्स है, क्या है, और ये मेरा नोट्स है, इसको याद रखो। चलिए पॉइंट नंबर 8 है, पॉइंट नंबर 8 फास्फोरस के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे फास्फोरस के बारे में। देखिए फास्फोरस का बच्चों एलोट्रॉप्स होता है, नाइट्रोजन का नहीं होता है, फास्फोरस का होता है एलोट्रॉप्स। 3 एलोट्रॉप्स है, इसको पढ़ते हैं। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस का फॉर्मूला बच्चों होता है P4। तो ध्यान रखना P4 में क्या होता है, P4 का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों ये कुछ इस तरह का होता है। 4 फास्फोरस इस तरह से बंधे हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, PP बॉन्ड कितना है देखो इसमें
1 2 3 4 5 6 पीपी बॉन्ड 6 है इसमें, किसमें? व्हाइट फास्फोरस। ठीक है, चलो 6 पीपी पी बॉन्ड है किसमें? व्हाइट फास्फोरस में। चलिए ये कैसा होता है बच्चों? वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड होता है मतलब मोम की तरह सॉलिड होता है, मोमबत्ती की तरह एकदम पिघलता हुआ, थोड़ा सा भी आग लगे तो पिघल जाए। पॉइजनस होता है बच के रहना, जहरीला है। इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मतलब होता है इन वाटर, मतलब पानी में ये घुलता नहीं है। मोर रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, लेस स्टेबल। और जो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा वो क्या होगा? रिएक्शन कर लेगा तो ये स्टेबल कम होगा। P4 का रिएक्शन कराओगे 5O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है बच्चों प्लस H2 होना चाहिए बच्चों, प्लस H2। ये बनाता है PS3। क्या बनाता है? PS3 यानी फॉस्फिन गैस बनाता है। और सोडियम फॉस्फाइड बनाता है NaH2PO2। ये सोडियम फॉस्फाइड का फॉर्मूला है, ये भी याद रखना है आपको। और फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दोगे तो ये P4O10 बनाता है, जिसमें वाटर नहीं है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है P4 का, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल। डिस्क्रीट मतलब एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल नहीं होगा, ये थोड़ा सा इधर उधर छितरा पड़ा रहेगा, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल होगा। चलिए दूसरा एलोट्रॉप्स है बच्चों रेड फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस को 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से, ये क्या हुआ? ये तो रेड फास्फोरस होना चाहिए ये क्या बनता है बच्चों? रेड फास्फोरस बनता है। व्हाइट फास्फोरस को, इसी व्हाइट फास्फोरस को आप गर्म कर दोगे कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे? 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो रेड फास्फोरस बन जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ब्लैक फास्फोरस के बारे में। थोड़ा बहुत जानकारी रखना जरूरी है। ब्लैक फास्फोरस जो होता है बच्चों, ये व्हाइट फास्फोरस को गर्म करोगे, व्हाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर पे गर्म करोगे, ये याद रखना जरा। व्हाइट फास्फोरस को 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो रेड फास्फोरस बनेगा। लेकिन व्हाइट फास्फोरस को यदि हाई प्रेशर पे गर्म करें तो वहां से क्या बनता है? ब्लैक फास्फोरस। और दो तरह का ब्लैक फास्फोरस होता है बच्चों, एक अल्फा ब्लैक फास्फोरस और दूसरा बीटा ब्लैक फास्फोरस। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है पॉइंट नंबर 9, फॉस्फीन। याद करो, बताया था मैंने फॉस्फीन गैस कैसा होता है? सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है उसकी। ठीक है, अब कैसा होगा ये देखते हैं हम लोग। और ये बनेगा कैसे? PS3 इसका फॉर्मूला हुआ बच्चों फॉस्फीन का। ठीक है, तो व्हाइट फास्फोरस को NaOH के साथ गर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O के साथ, तो बनाता है PS3। अभी अभी ये रिएक्शन पढ़े हुए थे हम लोग, NaH2PO2 सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड। तो यहाँ पे PS3 गैस बनता है जब P4 को NaOH के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, ये कलरलेस गैस है, कलरलेस, कलर नहीं होता है बच्चों इसमें, कलरलेस गैस है। रॉटन फिश स्मेल, रॉटन फिश मतलब सड़ी हुई मछली की तरह गंध होती है। हाईली पॉइजनस, सड़ी हुई मछली की तरह गंध भी रखा है, ऊपर से जहरीला भी है। कैसा गैस है, कैसे कैसे गैस है। चलो पॉइंट 10 है बच्चों, हाई हेलो फास्फोरस होना चाहिए, फास्फोरस एलाइड है, पी हुआ है यहाँ बच्चों। ये क्या मैं पढ़ रहा हूं, ये क्या सब देखना पड़ रहा है? फास्फोरस एलाइड, ये क्या है? फास्फोरस एलाइड नहीं है बच्चों, ये क्या है? फास्फोरस एलाइड है। फास्फोरस एलाइड का मतलब होता है कि फास्फोरस जो है ये हेलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये PCl3 भी बनाता है और PCl5 भी बनाता है। ठीक है, तो PCl3 सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है और इसका शेप कैसा होगा? टेट्राहेड्रल होगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। PCl3 कैसा होगा? PCl, Cl, और ये एक लोन पेयर बच जाएगा बच्चों। ये ज्योमेट्री होता है इसका। ठीक है, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप बोलोगे, इसका शेप आकार कैसा होता है? तो आकार पिरामिडल होता है। ठीक है, चलो ये देखो, फास्फोरस को क्लोरीन के साथ गर्म करोगे P4 को, तो PCl3 बन जाता है, बन जाता है। चलो PCl5, PCl3 बनाता है और ये PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी बनाता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3d होता है, ये निकाल सकते हो। PCl5 का जरा स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। PCl5 में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चों, कितना बॉन्ड हो गया? 5 ना, 5 हो गया तो Z का वैल्यू 5 हो जाता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर तो बचेगा नहीं, 5 ही होता है फास्फोरस के पास, तो Z का वैल्यू 5 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। और sp3d जिसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। अब ये कैसा स्ट्रक्चर है सैम? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बच्चों हमने एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? हमने एक ट्रायंगल, बीच में फास्फोरस को रखा, इधर एक क्लोरीन को रखा, इधर एक क्लोरीन को रखा, इधर एक क्लोरीन को रखा, यहाँ पे, यहाँ एक क्लोरीन, इधर आजा, इधर, यहाँ मैंने क्लोरीन रखा, एक फास्फोरस के ऊपर क्लोरीन रखा, एक फास्फोरस के नीचे क्लोरीन रखा, यानी एक ट्रायंगल मैंने ऐसा बनाया, ट्रायंगल, ठीक है। कॉपी पे त्रिभुज बना लो ऐसा, तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष पे क्लोरीन को रख दो, बीच में फास्फोरस को, एक फास्फोरस के क्लोरीन, क्लोरीन ऊपर रहेगा और एक रहेगा नीचे। ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। इसमें बच्चों इस तीनों को कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। ये पी के साथ Cl, ये PCl और ये PCl जो सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसको कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड। ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, अब उतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं, ये इस बॉन्ड के मुकाबले स्ट्रांग होता है। ये जो बड़ा बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये इसको कहा जाता है इक्वाटोरियल बॉन्ड। इक्वाटोरियल बॉन्ड। और ये इक्वाटोरियल बॉन्ड जो होता है बच्चों, ये एक्सियल बॉन्ड के मुकाबले में क्या होता है? वीक होता है। यानी एक्सियल बॉन्ड जैसा होगा तो इससे ज्यादा वीक होता है कौन? इक्वाटोरियल बॉन्ड। मतलब इसको यदि हिट करोगे तो पहले यही दोनों क्लोरीन गायब होगा, जिससे बचेगा P के साथ 3 क्लोरीन, और ये PCl5 को हिट करने से PCl3 बनता है। जैसा कि मैंने यहां रिएक्शन में लिखा है, PCl5 को हिट करोगे तो दो इक्वाटोरियल बॉन्ड वाला जो क्लोरीन होता है, जो कि वीक होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये पहले हट जाता है और ये PCl3 बनता है और वो Cl2 दोनों अलग हो जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे क्या है सर? आगे है बच्चों ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। अब ये क्या है सर? ये क्या है? ये तो साफ साफ दिख रहा होगा बच्चों आपको। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिला हुआ एसिड। अब ये क्या है बच्चों? सबसे पहला है हाइपोफॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस है, फॉस्फोफिनिक भी बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों H3PO2। H3PO2 ये फॉर्मूला होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड का। चलिए ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड को बच्चों कहा जाता है फॉस्फोनिक। इसको बोलते हैं फॉस्फेनिक, इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक। इसका फॉर्मूला बच्चों होता है H3PO3। H3PO3 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बाद में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताऊंगा फास्फोरस का किसमें कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों पायरोफॉस्फोरस। पायरोफॉस्फोरस। पायरोफॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है बच्चों H4P2O5। H4P2O5 ये फॉर्मूला होता है पायरोफॉस्फोरस एसिड का। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक का, इसी में ऑक्सीजन में एक बढ़ा दो, H4P2O6 हो जाता है बच्चों। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होगा, H3PO4 होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला पायरोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों, पायरोफॉस्फोरिक हो जाता है H4P2O7 हो जाता है। ठीक है, H4P2O7 हट रही। और मेटाफॉस्फोरिक होता है बच्चों HPO3N होता है इसका, HPO3N। HPO3 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अब मैं बारी बारी से सबका स्ट्रक्चर बनाकर बच्चों बताता हूं कि H3PO2 का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे। तो मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाना शॉर्टकट में सीख जाओ, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी पता होनी चाहिए। वैलेंसी का मतलब होता है फास्फोरस ज्यादा से ज्यादा 5 बॉन्ड बना सकता है, वैलेंसी होता है। और इसमें जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ डबल बॉन्ड बना सकता है बच्चों, या फिर ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, चाहे तो 2 सिंगल बॉन्ड बना ले या 1 डबल बॉन्ड बना ले। ठीक है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। इसी चीज को ध्यान में रख के आप सारे का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। H3PO2 में स्ट्रक्चर सेंट्रल मेटल आइटम होगा, सब में फास्फोरस, सेंट्रल मेटल आइटम फास्फोरस, यानी पहले आपको फास्फोरस बना देना है। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है, O2 है, 2 ऑक्सीजन है, पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ लिख दो। ठीक है, और दूसरे ऑक्सीजन को इसी के साथ लगा दो, किसके साथ? फास्फोरस के साथ ही। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितना है देखो, O2 हो गया, P1 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना है? 3 है। तो पहले ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा कर दो बच्चों। ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड है, इसमें 1 बॉन्ड नहीं 2 बॉन्ड होनी चाहिए, तो एक हाइड्रोजन इधर लटका दो। ठीक है, बाकी हाइड्रोजन किधर जाएगा? तो इसी फास्फोरस के साथ बाकी बचा 2 हाइड्रोजन आ जाएगा। देखो H3 हो गया, 1 2 3, PO2, H3PO2। इसमें बच्चों देखो POH बॉन्ड कितना है? POH बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ POH बॉन्ड होंगे उसी को कहेंगे बच्चों हम लोग
बेसिसिटी, बेसिसिटी में यहाँ पे आई छोड़ा गया है, ठीक है, वाई सॉरी, बेसिसिटी। पीओएच बॉन्ड कितना है, इसमें एक पीओएच बॉन्ड है, ये देखो इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा 1। ये पहला वाला फॉर्मूला था H3PO2 का। चलिए सेकेंड नंबर देखो बच्चों, ये है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरस मतलब हो गया H3PO3। ऑर्थोफॉस्फोरस का मतलब H3PO3। और यहां पे देखो ऑर्थोफॉस्फोरिक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये दोनों पूछता रहता है एग्जाम में कि ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड क्या होता है, H3PO3 होता है। और ऑर्थोफॉस्फोरिक, फोरिक, फोरस नहीं, फोरिक तो H3PO4, फोरिक, फोरस तो H3PO3 हो जाएगा। चलिए H3PO3 का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, इसका देखो, इसमें भी सबसे पहला काम यही करना है। फास्फोरस सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, एक फास्फोरस है और ऑक्सीजन है 3, तो पहले एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, फिर बाकी ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड के साथ ऐसे जोड़ दी। अब हाइड्रोजन कितना है, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक इस ऑक्सीजन के साथ, देखो ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो गया, इस ऑक्सीजन का भी 2 बॉन्ड पूरा हो गया, एक हाइड्रोजन बचा तो डायरेक्ट फास्फोरस के साथ। देखो फास्फोरस का इसमें भी 2 1 3 1 4 1 5 बॉन्ड है, 2 1 3 1 4 1 5 बॉन्ड है फास्फोरस का। इसमें देखो पीओएच बॉन्ड कितना है, एक पीओएच बॉन्ड ये हो गया, एक पीओएच बॉन्ड ये हो गया 2, यानी पीओएच बॉन्ड कितने इसमें 2 है, तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा बच्चों, बेसिसिटी हो जाएगा टू के बराबर, 2 के बराबर। यहां पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट भी फास्फोरस का निकाल सकते हो। फास्फोरस का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका क्या है, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर मैंने ऐसा बनाया था, P डबल बॉन्ड O, फिर एक 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन हो गया, 3 हाइड्रोजन है, तो ऐसे बनाया था मैंने। फास्फोरस और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन का, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इसके कारण +2 होगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से खींचेगा तो इसके कारण +1 होगा। हाइड्रोजन से ये खुद खींच लेगा, हाइड्रोजन से ये खुद खींच लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है फास्फोरस का, इसके कारण -1 आएगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -1, इसके कारण भी क्या आएगा -1, तो 2 माइनस चार्ज हो गया और 2 + 1 3 प्लस चार्ज हो गया, यानी 3 में से हो गया +1, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। या आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला जानते हो उससे भी निकाल सकते हो। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे H3PO3 का स्ट्रक्चर हम लोग बना लिए। अब हम लोग सबसे पहले इसका बना लें, ऑर्थोफॉस्फोरिक, उसके बाद इस दोनों का मैं बताता हूं। ऑर्थोफॉस्फोरिक ये इंपॉर्टेंट है, H3PO4, H3PO4, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। देखो इसमें 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के इसको डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, ठीक है। और इसमें और 3 ऑक्सीजन बचा, तो 3 ऑक्सीजन ऐसे कर लो, 3 ऑक्सीजन और लगा दो, ठीक है। फास्फोरस का 5 बॉन्ड पूरा हो गया, 3 2 1 3 1 4 1 5। अब 3 हाइड्रोजन बचा है, तो ऑक्सीजन का यहां देखो सिंगल बॉन्ड ही है, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो, एक हाइड्रोजन यहां लगा दो। इसमें देखो बच्चों पीओएच बॉन्ड कितना है, 1 पीओएच बॉन्ड 2 पीओएच बॉन्ड 3, तो इसका बेसिसिटी हो जाएगा बच्चों 3 के बराबर। देखो इसका बेसिसिटी कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। अब जरा इस पे ध्यान दो, H4P2O5 मैं एक का बना के दिखा देता हूं, बाकी तुम लोग बना सकते हो। H4P2O5, H4P2O5 देखो जरा, H4P2O5 जिसमें 2 फास्फोरस हो, 2 फास्फोरस हो, तो बच्चों क्या करना है आपको, पहले POP लिख देना है, पॉप सिंगर है, ये वाला पॉप सिंगर, पॉप लगा देना है, ठीक है। पहले पॉप, 2 फास्फोरस हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, उसके साथ उसके बाद 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ लगाना, तो इसके साथ भी लगा देना, 3 ऑक्सीजन हो गया, 1 ऑक्सीजन इधर जोड़ दो, 1 ऑक्सीजन इसको भी जोड़ दो, इसको भी दे दो। अब कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, बटेगा सब में हाइड्रोजन बटेगा, तो ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, इस ऑक्सीजन के साथ भी 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड पूरा हो जाएगा। इसमें देखो बच्चों एक फास्फोरस का 2 और 3 और 4 ही बॉन्ड हुआ है, 1 बॉन्ड इसमें हाइड्रोजन जोड़ दो, 1 इसमें जोड़ दो, देखो कितना मजेदार है, देखो कितना मजेदार है। और H4P2O5 में, H4P2O5 निकला ना, हाँ H4P2O5, इसका बेसिसिटी देखो बच्चों, इसमें पीओएच बॉन्ड देखो कितना है, पीओएच एक बॉन्ड ये हुआ और ये एक बॉन्ड हुआ पीओएच का, ठीक है। इसमें बेसिसिटी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इसका बेसिसिटी H4P2O5 का 2 होना चाहिए बच्चों, ठीक है, 2 पीओएच बॉन्ड है। उसी तरह से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इसको बना सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। मेनली क्या है, मेनली आपको ये याद रखना है, ये और ये ऑर्थोफॉस्फोरस, ऑर्थोफॉस्फोरिक, क्लियर है, क्लियर है। ये होता है इसका, इसमें इसका
जो बेसिसिटी होता है बच्चों 2 होता है, इसका बेसिसिटी 3 होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? द गैस विच हैव रॉटन फिश स्मेल, सड़ी हुई मछली की तरह गंध किस गैस की होती है? रॉटन फिश, सड़ी हुई मछली की तरह। जानो फॉस्फिन गैस। फॉस्फिन याद करो फॉस्फिन बताया था मैंने, ये फॉस्फिन है PH3 और फॉस्फिन गैस की गंध होती है बच्चों इसी तरह। द बेसिसिटी ऑफ H3PO2, ये क्या है? देखो H3PO2 है। H3PO2 क्या बोले थे? क्या बोली थी? याद करो। H3PO3 को बोले थे ऑर्थोफॉस्फोरिक हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बोले थे H3PO2। तो ये इसमें बेसिसिटी बच्चों पूछ रहा है, H3PO2 का बेसिसिटी कितना होता है? तो देखो इसमें क्या करो बच्चों, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लो। P डबल बॉन्ड लगा दिए, 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन इधर लगा दिए, ठीक है। और 2 ही ऑक्सीजन था, 3 हाइड्रोजन है, देखो 3 हाइड्रोजन, तो पहले इस ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा कर दो तो बॉन्ड पूरा हो जाएगा। फास्फोरस के साथ 1 हाइड्रोजन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन। अब देखो पीओएच बॉन्ड कितना है? पीओएच बॉन्ड कितना है? 1 है। H3PO2 में पीओएच बॉन्ड कितना है? 1 है, तो बेसिसिटी भी कितना हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड कौन सा है? ऑर्थोफॉस्फोरस और ऑर्थोफॉस्फोरिक याद करो। ऑर्थोफॉस्फोरस था H3PO3 और ऑर्थोफॉस्फोरिक वो था H3PO4, वो होता अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक होता तो फोरस, ठीक है। तो ये हो जाएगा H3PO3 ये हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P इन PCl3 में P का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों? ये आपसे पूछा जा रहा है। PCl3 याद कीजिए स्ट्रक्चर PCl3 का। P के साथ 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गया फास्फोरस का, 1 लोन पेयर बच जाएगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 4 हाइब्रिडेशन हो जाएगा बच्चों sp3। तो देख लो sp3 कौन सा है? sp3 ये है। आ जाए भंगड़ा पाले sp3 में। चलो 26 नंबर प्रॉब्लम देखो बच्चों। When white phosphorus is heated at high pressure, then which phosphorus is formed? जब व्हाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर पे हीट किया जाता है तो कौन सा फास्फोरस बनता है? याद करो ब्लैक फास्फोरस बनता है बच्चों। क्या बनता है? ब्लैक फास्फोरस, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी के बराबर, ठीक है। ब्लैक फास्फोरस बनता है, व्हाइट फास्फोरस को हाई प्रेशर पे हीट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। व्हेन PCl5 इज हीटेड, PCl5 को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है? तो PCl5 को जब हीट करते हैं तो देखिए क्या होता है। PCl5 का स्ट्रक्चर याद करो, P बीच में रहता है, क्लोरीन त्रिभुज के 3 कोना पे, और 1 क्लोरीन ऊपर और 1 क्लोरीन किधर रहता है? नीचे, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों कि जो भी इक्वाटोरियल बॉन्ड है, इक्वाटोरियल बॉन्ड बताया था मैंने आपको, और ये इस तीनों बॉन्ड के बारे में बताया था मैंने, ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं और ये होता है इक्वाटोरियल बॉन्ड। इक्वाटोरियल बॉन्ड क्या होता है कि ये वीक होता है, और एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांग होता है। अगर आप PCl5 को हीट करोगे तो ये क्लोरीन जो है, ये दोनों क्लोरीन अलग हो जाएगा, तो P के साथ कितना क्लोरीन बचेगा? 3, यानी PCl3 बनेगा। यानी PCl5 को यदि हीट किया जाएगा तो PCl3 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है आपको। चलिए ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है देखो जरा। नेक्स्ट है 28 नंबर प्रॉब्लम। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया। क्लोरीन जब अमोनिया, एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेगा बच्चों तो ये देखो क्या क्या बनाएगा। NH3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्ट किया, तो यहां पे बच्चों बनता है N2 प्लस NH4Cl, यानी नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड बनता है। नाइट्रोजन और अमोनियम क्लोराइड, यानी ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ठीक है। व्हाइट एंड येलो फास्फोरस आर। व्हाइट और येलो फास्फोरस क्या है फास्फोरस का? ठीक है, ये बच्चों फास्फोरस का एलोट्रॉप्स होता है, जिसको अपर रूप भी बोलते हैं हिंदी में। जैसे कार्बन का 2 अपर रूप कौन कौन है? डायमंड है, हीरा और ग्रेफाइट होता है। उसी तरह से फास्फोरस का 2 एलोट्रॉप्स होता है, व्हाइट एंड येलो, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इन रिएक्शन N2 प्लस 3H2, और ये रिवर्सिबल का साइन है, ये NH3 बना रहा है, यानी कि अमोनिया बना रहा है, और ये कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज भी करता है, ठीक है, Q कैलोरीज। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, याद करो। अमोनिया बनाने के लिए
अमोनिया बनाने के लिए सबसे पहले कि फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाना होगा, और फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या था? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन जो होगा वो तेज हो जाएगा, जिसके कारण NH3 फिर से बन जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर करने से क्या होगा बच्चों कि अमोनिया कम अमाउंट में बनेगा, यानी अमोनिया का जो फॉर्मेशन होगा वो कम हो जाएगा। तो अमोनिया का फॉर्मेशन देखिए इसमें क्या बता रहा है, फॉर्मेशन ऑफ NH3 इंक्रीजेस, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो NH3 और ज्यादा बनेगा, ये उल्टा हो गया। चलो बी नंबर ऑप्शन देखो, फॉर्मेशन ऑफ NH3 डिक्रीजेस, NH3 का फॉर्मेशन डिक्रीज कर जाएगा, ये बच्चों ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमोनिया चेंजेस द मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर इनटू, ठीक है, अमोनिया जो है ये रेड लिटमस पेपर को किस में बदल देता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा अमोनिया है क्या, एसिड है या बेस है। तो अमोनिया में क्या होता है बच्चों, NH3 में लोन पेयर होता है, और लोन पेयर जिसके पास होता है वो होता है बेस, वो होता है लोन पेयर डोनर क्या होता है, बेस होता है। और बेस का रिएक्शन जब भी रेड लिटमस पेपर इस बेस में डालेंगे तो ये रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, आपको पता होगा, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है, और जो कि एसिड होता है, एसिड में ब्लू लिटमस डालते हैं तो वो उसको रेड कर देता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बेस है, बेस रेड को क्या बना देगा, ब्लू, और ब्लू ये पहला नंबर ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, नाइट्रिक एसिड को किस तरह से तैयार किया जाता है, कौन से प्रोसेस से? याद करो HNO3 का प्रिपरेशन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस से होता है बच्चों। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस कौन सा दिख रहा है, पॉइंट नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको। अच्छा, द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला मैंने यहां भी लिख दिया तब देख लेते हो, HNO3 इसका फार्मूला होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं बच्चों, और आज का वीडियो हम लोग यही क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। हमारे साथ बने रहिए NCERT के सीरीज में, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दो, ठीक है, बेल आइकन भी जरूर से जोर से दबा दो, ठीक है, थैंक यू।